Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. हवेली। शिवम ने शिखा को किस करते हुए दीवार से लगा दिया था। शिखा उसे खुद से दूर करना चाह रही थी, पर शिवम ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा था। आखिर में थककर शिखा ने कोशिश करनी बंद कर दी और शांत सी उसकी बाहों में खड़ी हो गई। एक लॉन्ग पैशनेट किस के बाद शिवम उससे दूर हुआ और उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, बीवी नाराज हो सकती हो तुम, पर मुझे इग्नोर मत किया करो। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारा इग्नोर करना मेरी जान निकाल दिया करता है। शिखा ने अपनी आंखें खोली तो शिवम भी अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। उसे देखते हुए शिखा के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर शिवम भी मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ नितिन कार ड्राइव कर रहा था। प्रीति बैक सीट पर बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। उसने खुद को ठीक कर लिया था, पर उसे अपनी बॉडी में पेन महसूस हो रहा था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। एक बार फिर से वो बहक चुकी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ हो कैसे रहा है। वो आज से पहले भी कई लड़कों से मिल चुकी थी, पर शिवा के अलावा और किसी का भी ख्याल उसके जहन में नहीं आया था। पर नितिन पहला लड़का था जिसके तरफ प्रीति इस हद तक खींची चली गई थी। नितिन बैक मिरर में उसे देख रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कान थी जिसे प्रीति देख नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसने कार एक मेडिकल स्टोर के सामने रोकी और कार से उतरकर अंदर चला गया। कुछ पल बाद वो वापस आया और कुछ मेडिसिन डेस्क बोर्ड में रखने लगा। प्रीति ने उन दवाइयों को देखा तो उसने पूछा, तुम्हें चोट लगी है क्या? नितिन ने पलटते हुए कहा, हाँ बहुत। प्रीति ने उसे सवालिया निगाहों से देखा तो नितिन ने अपने शर्ट के 2 बटन खोले और अपने कंधे और सीने पर बने काटने के निशान को उसे दिखाया। उन निशानों को देखकर प्रीति की आंखें बड़ी हो गई थी, फिर उसके गाल लाल होने लगे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये निशान कल रात उसने नितिन को दे दिए थे। उसके लाल होते चेहरे को देखकर नितिन की मुस्कान थोड़ी और गहरी होती जा रही थी। वो अपने शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, आप कल रात बहुत वाइल्ड थी, मुझ पर जरा भी रहम नहीं खाया आपने। प्रीति ने झट से कहा, हाँ तो तुमने कौन सा मुझ पर रहम खाया, मेरी बॉडी में अब भी बहुत दर्द है। उसकी बात सुन नितिन अपनी सीट से उठकर बैक सीट पर जाने लगा। उसे ऐसा करते देख प्रीति कंफ्यूज होकर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, यहाँ क्यों आ रहे? नितिन उसके करीब जाकर बैठते हुए बोला, आपने कहा ना आपको अब भी बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं बस आपके दर्द को कम करने आ गया। प्रीति आंखें छोटी करते हुए बोली, मेडिसिन तो तुमने डेस्क बोर्ड में रख दी, खाली हाथ से कैसे मेरा दर्द कम करोगे? नितिन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत आसान है, जस्ट वेट। कहते हुए वो उसके ऊपर झुका और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। प्रीति को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, पर फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। नितिन उसे बहुत प्यार से सॉफ्टली किस कर रहा था। उसके किस में जैसे कोई जादू था, जो प्रीति भी सब कुछ भूलकर उसके किस में शामिल होने लगी थी। नितिन के हाथ धीरे धीरे उसके कमर पर गए और उसके कमर को सहलाने लगे। वही प्रीति के हाथ भी उसके गले से होते हुए उसके बालों में चले गए थे। काल बहुत देर से हॉल में बैठा दरवाजे के तरफ देख रहा था। प्रेम ने उसे नोटिस किया तो उसने पूछा, काल आप बार बार दरवाजे के तरफ क्यों देख रहे हैं, कोई आने वाला है क्या? काल अजीब तरह सा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ऐसा ही समझ लो, खैर इन सबको छोड़ो, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी वहाँ पवन आते हुए बोला, आप उस शिखा को कब खत्म करोगे, मुझे जल्द से जल्द उसकी लाश देखनी है। शिखा का नाम सुनकर काल के चेहरे पर की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई थी। उसके चेहरे के सामने शिखा का खूबसूरत चेहरा आ रहा था। उसने कहा, पवन जल्दबाजी में अक्सर गलतियां होती है और मुझे गलतियां करना पसंद नहीं, तुम घबराओ मत, बहुत जल्द मैं उसे खत्म कर दूंगा। फिर उसने मन में कहा, पर उसे मारने से पहले एक बार तो। कहते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। तभी बाहर से कार रुकने की आवाज आई और थोड़ी देर बाद प्रीति अंदर आई। उसने एक नज़र तीनों को देखा, फिर अपने कमरे में जाने लगी। काल उसे जाते हुए देख रहा था। फिर प्रेम ने उसे ब्रेकफास्ट के लिए कहा तो तीनों वहां से ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। इधर रेहान मानवी के कमरे में था। मानवी के मिरर के सामने खड़ी होकर
रेडी हो रही थी और रेहान सोफे पर बैठा अपने लव बाइट पर दवा लगा रहा था। उसने सिर उठाकर मानवी को देखा, फिर चिढ़ते हुए बोला, मानवी अपनी दिए गए निशानों पर दवा तो लगा दो, यकीन नहीं होता तुम इस हद तक काट सकती हो मुझे। मानवी उसके पास आते हुए बोली, इसे काटना नहीं प्यार करना कहते हैं। तुम ही कल रात चाह रहे थे कि मैं भी तुम्हारा साथ दूं, तो देखो मैंने दिया तुम्हारा साथ। रेहान ने उसके हाथ को पकड़कर खींचा तो मानवी उसकी गोद में आ बैठी। रेहान उसे अपने लैप पर ठीक से बैठाते हुए बोला, मैंने तो और बहुत कुछ करने को कहा था, पर तुम तो बस मुझे ये सारे निशान देकर सो गई थी। मानवी मुस्कुराते हुए बोली, जो तुम करने को कह रहे थे वो सब शादी के बाद। अब चलो नीचे चलते हैं, मुझे भूख लगी है। रेहान ने सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर निकलने लगे कि रेहान का फोन रिंग किया। तो उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। नाम देखते ही उसके एक्सप्रेशन बदल गए थे। उसने मानवी से कहा, मानवी तुम जाओ, मुझे क्वीन से बात करनी है। मानवी ने सिर हिलाया, फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गए। रेहान वहां से सीधा शिवा के कमरे में चला गया था। वो शिवा को पहले बताना चाहता था। इधर शिखा शिवम के बाहों में खड़ी थी। शिवम उसे खुद से दूर नहीं होने दे रहा था। उसने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसके होठ शिखा के कंधे पर चल रहे थे कि अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही शिवम झट से घूम गया, जिससे उसकी पीठ दरवाजे के तरफ हो गई और शिखा उसके बाहों में खड़ी छिप गई। शिवम ने सिर झुकाकर शिखा को देखा, जो सिर उठाए उसे बुरी तरह घूर रही थी। आखिर शिवम की ही गलती थी, वो हर बार दरवाज़ा बंद करना भूल जाता था। शिवम ने उसे लाचारी से देखा तो शिखा ने खींचकर एक किक उसके पैरों पर दे मारा। दर्द महसूस होते ही शिवम बंदरों की उछलते हुए उससे दूर होते हुए बोला, आह बीवी क्या कर रही हो तुम, मुझे क्यों मार रही हो। शिखा ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसके पीछे देखा जहां सारे आदमी खड़े थे। उन्हें देखकर उसने कहा, फिर से पके हुए फल की तरह क्यों टपक आए सारे। अंश हक्का बक्का सा उन्हें देख रहा था। उसने कहा मुंह बनाते हुए, आप दोनों इस उम्र में भी रोमांस करते हो। उसने इतना कहा ही था कि एक उड़ता हुआ पिल्लू आकर उसके चेहरे पर लगा। उसने पिल्लों को पकड़कर सामने देखा जहां शिवम खड़ा उसे कूट देने वाले एक्सप्रेशन से देख रहा था। उसने घूरते हुए कहा, इस उम्र से क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुमसे भी ज्यादा हैंडसम हूँ। रोहन खुद को बचाने के लिए उसका साथ देते हुए बोला, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 50+ है। इस पर सीड ने अंदर आते हुए कहा, और इसे कह भी दे, पर मेरी बेबी को तो कोई नहीं कह सकता कि वो 50 की है। जस्ट लुक एट हर, शी इज सो ब्यूटिफुल, इसके आगे तो यंग लड़कियां भी फेल है। शिखा उसे गौर से देख रही थी। उसका सिक्स सेंस कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शिवम तेजी से आया और सीड का हाथ उसके कंधे से हटाकर शिखा को अपने करीब करते हुए बोला, सही कहा तुमने, बट शी इज माई वाइफ, माई डेयरिंग वाइफ। कहते हुए उसने प्राउडली शिखा को देखा। शिखा ने उसे आंखें दिखाई तो उसने अपने हाथ को वापस खींचते हुए कहा, मैं तो बस इसे याद दिला रहा था बीवी, वैसे तुम सब बिन बुलाए बाराती यहाँ क्यों आए हो। उसने सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना चाहा। रेहान ने रोहन को देखा तो रोहन ने सीड को, सीड ने मनन को देखा तो मनन ने अयान को। सारे लोग एक दूसरे को इशारा करने लगे थे। शिखा और शिवम उन सब को इशारा करते हुए देख रहे थे। शिखा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सब पहले डिसाइड कर लो, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। वो जाने को हुई कि सब शिवम को इशारा करने लगे। शिवम को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया, पर फिर उसने एकदम से शिखा के हाथों को पकड़ते हुए बोला, विल यू मैरी मी। शिखा की बैक उसके तरफ थी और शिवम की आंखें उस पर टिकी हुई थी। सारे लोग शिखा के जवाब का इंतजार कर रहे थे। शिखा पीछे पलटी और शिवम को देखा। कुछ पल रुककर उसने कहा, अचानक ये सवाल क्यों। शिवम ने सबको देखते हुए उन्हें जाने का इशारा किया, पर मजाल है कि कोई 1 इंच भी अपनी जगह से हिला हो। सब शिखा के जवाब का इंतजार कर रहे थे। शिवम ने सबको गुस्से से देखा, पर उसके गुस्से का किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिर में शिवम ने उन सब से नजरें हटाए और शिखा को देखते हुए कहा, बीवी तुम भी जानती हो हमारी शादी नहीं हुई है।
सो वॉट, शिखा ने रूडली कहा और अपना हाथ छुड़वाकर वहां से निकल गई। सब उसे जाता देखते रह गए थे। किसी को भी उसके इस तरह जाने का रीजन समझ नहीं आया था। शिवम भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर शिखा को शादी से क्या प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बाद सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सारे जेंट्स शिवम को देख रहे थे जिसका चेहरा लटका हुआ था। उसकी दिल एक ख्वाहिश थी कि वो शिखा को अपनी दुल्हन बनते देखे, पर उसकी एक ख्वाहिश हमेशा ख्वाहिश ही बनकर रह गई थी। दूसरी तरफ काल एक पुरानी हवेली में खड़ा था। उसके सामने कुछ लोग खड़े थे जिनके पास एक 17/18 साल की लड़की की तस्वीर थी। काल ने सबको देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहा, मुझे ये लड़की कल रात तक चाहिए, 4 दिन बाद पता है न क्या है। उन सबने हमें सिर हिलाया तो काल ने उन सबको जाने का इशारा किया। उसके सारे आदमी सिर झुकाए वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद काल उस हवेली के आंगन में आया। वो हवेली बहुत पुरानी थी। उसका डिजाइन पुराने जमाने के घरों की तरह था। बीच में खुला आंगन जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं था। काल उस कुएं के पास आया और नीचे देखते हुए बोला, बस और 4 दिन उसके बाद मेरा इंतजार खत्म। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई थी। वो उस कुएं को देखकर खुश हो रहा था कि उसका फोन रिंग किया। उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, काल तुम कब तक इंतजार करने वाले हो, आखिर तुम अपना दाव कब खेलोगे। पवन की आवाज सुनकर काल तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, पवन बस थोड़ा और इंतजार, उसके बाद तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा और मुझे जो चाहिए वो मिल भी जाएगा। पवन ने फिर से कुछ कहना चाहा पर काल ने उससे पहले कहा, ज्यादा मत सोचो, आराम करो, मैं हूं ना, मैं उसी काम में लगा हुआ हूं, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर पवन के साथ प्रेम और प्रीति भी थे। प्रेम ने कॉल कट होते ही पूछा, क्या कहा उसने, उसके पास कोई प्लान है भी या नहीं। पवन ने कहा, उसने कहा कि वो इसी काम में लगा हुआ है। कहते हुए उसने प्रीति को देखा जो अपनी ही ख्यालों में खोई हुई थी। प्रेम ने प्रीति को देखा जो अपनी ही सोच में गुम थी। उसे देखकर उसने कहा, क्या हुआ दुर्गा, तुम कहाँ गुम हो। प्रीति ने उसकी बात पर कहा, भाई मुझे ये काल कुछ ठीक नहीं लगता, वो बहुत डरवाना और अजीब आदमी है। पवन ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तो उसे बुलाया है, एक यही है जो शिखा को हरा सकता है, तुम देखना इसकी मदद में उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। प्रीति ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसे काल पहली मुलाकात से ही बड़ा अजीब सा लगता था। उसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि हो न हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दूसरी तरफ थाईलैंड में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के बाहों में खड़े होकर समुद्र को देख रहे थे। उस लड़के ने उस लड़की को अपने बाहों में भर रखा था। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और वो लड़का भी बहुत हैंडसम लग रहा था। वो लड़का उस लड़की के गाल पर किस करते हुए बोला, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, बहुत 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 अच्छा लगा, तुम ना ऐसे ही मुझे सरप्राइज देते रहा करो, फिर मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। उस लड़के ने उसकी बात पर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों को देखते हुए बोला, तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे ये करने की परमिशन दिया करो, फिर मैं हर दिन तुम्हें सरप्राइज दिया करूँगा। उस लड़की ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली तो वो लड़का मुस्कुरा दिया। उसने उसे अपने और करीब किया और उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। उस लड़की की भी आंखें बंद हो गई थी। उसके हाथ उस लड़के के बालों में घूमने लगे थे और दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। कुछ देर बाद अंधेरा छाने लगा। उस लड़की ने कहा, हमें चलना चाहिए। लड़के ने सिर हिलाया और दोनों अपनी कार के पास आ गए। लड़के ने कार अनलॉक की। एक आदमी उसके पास आकर एक एड्रेस पूछने लगा। उस लड़के ने उसे बताया पर उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। उस लड़के ने उस लड़की से कहा, तुम यहीं रुको, मैं 5 मिनट में इन्हें इनके पते पर छोड़कर आता हूँ। लड़की ने सिर हिलाया तो वो लड़का उस आदमी को अपने साथ लेकर चला गया। वो लड़की कार से टिककर समुद्र देखने लगी थी कि कुछ पल बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। वो लड़का जब वापस लौटा तो उस लड़की को वहां ना पाकर उसे ढूंढने लगा, पर बहुत ढूंढने पर भी उसे वो लड़की नहीं मिली।
अचानक उसके दिमाग में कुछ खटका और वो तेजी से उस जगह गया जहां उसने उस आमदी को पहुंचाया था। वहां पहुंचते ही उस लड़के ने देखा कि उसने जिस आदमी को एड्रेस दिखाया था वो एक काली कार में बैठ रहा है। उसे देखकर वो लड़का उसके पास जाने लगा कि उसे उस कार में बेहोश अपनी गर्लफ्रेंड दिखी। उसे देखते ही उसके भौहें तन गई थी। वो दौड़ते हुए उसके पास जाने लगा पर तब तक वो कार वहां से निकल गई। उस लड़के ने काफी दूर तक उसका पीछा किया पर वो कार उसके आंखों से ओझल हो गई। वो लड़का दौड़ते हुए हांफने लगा था। उसने झट से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। हवेली। शिखा बालकनी में खड़ी थी। वो अपने फोन में कुछ देख रही थी कि शिवम ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए बोला, मिस कर रही हो इन्हें? शिखा हल्का मुस्कुराते हुए बोली, मिस तो हमेशा करती हूँ, हर रोज करती हूँ, इसके अलावा और कर ही क्या सकती हूँ। शिवम ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, बीवी तुम इसी वजह से शादी नहीं करना चाहती हो न? शिखा उसके बाहों में ही पलट गई। वो उसके सीने पर हाथ से पैटर्न बनाते हुए बोली, तुम्हें पता है मॉम और डैड मेरी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थे। मैं तो उस वक्त उतनी छोटी थी पर दोनों हमेशा मुझे लेकर मेरी फ्यूचर प्लानिंग किया करते थे। उनके बिना शादी करने को दिल नहीं मानता शिवम। शिवम उसके सिर से अपने सिर को लगाते हुए बोला, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं या कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। हमारी शादी हो या न हो हम हमेशा साथ है। शिखा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया तो शिवम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगली सुबह अंश ट्विंकल को मनाने की कोशिश कर रहा था। ट्विंकल हॉल में सोफे के चारों तरफ घूम रही थी और अंश उसके पीछे पीछे घूम रहा था। उसने कहा, प्लीज न जाने जहान, तुम एक बार बात तो करो। तुम बात करोगी तो ससुर जी और दोनों बड़े साले साहब मान जाएंगे। ट्विंकल ने हल्के गुस्से से कहा, अंश तुम पागल हो गए हो, ऐसा थोड़ी है। मैं खुद से उन्हें क्या जाकर कहूंगी? मैं क्या कहूं कि डैड और भाई अंश और मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, आप प्लीज मेरी शादी करवा दो। अंश ने कहा, जाने जहान तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे दोनों भाई अपनी शादी के चक्कर में है। अगर एक बार उनकी शादी हो गई तो वो हमारी शादी 10 साल तक नहीं करवाने वाले। तभी एक आवाज आई, 10 साल क्या, मैं तो तुम्हारी शादी कभी अपनी बेटी से न होने दूं। अंश ने आवाज सुनकर कसकर अपनी आंखें बंद ली। उसने मन में कहा, हो गया सयाप्पा, अब तो ये सच में मेरी शादी नहीं होने देंगे। ट्विंकल सीड के पास जाते हुए बोली, डैड वो बस मजाक कर रहा था, आप सीरियस मत लो उसकी बातों को। शिवा ने अंश को घूरते हुए कहा, इसे सुबह शाम यही मजाक करना होना है, जब देखो तब शादी शादी की रट लगाए रहता है। उसका साथ देते हुए रेहान ने कहा, और नहीं तो क्या, अभी तो ट्विंकल 20 की है और ये खुद सिर्फ 21 का। अंश ने इस पर झट से कहा, तब तो आप दोनों की भी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर 21 का हूं तो शिवी और मानवी भी 21 की ही है। उसकी बात सुन दोनों लड़के उसे घूरने लगे और उसके तरफ बढ़ते हुए बोले, तुम रुको, हम बताते हैं तुम्हें किसे शादी करनी चाहिए और किसे नहीं। अंश उन दोनों को अपनी तरफ आता देखकर भागने लगा। उसे पता था अगर अभी वो उनके हाथ लग गया तो पक्का वो कूटा जाएगा। वो भागते भागते हवेली से बाहर निकलने को हुआ कि अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े इंसान पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। वो अपनी जगह पर ही जम गया था। उसके पीछे पीछे भाग रहे शिवा और रेहान ने उसे पकड़ लिया, पर इससे पहले कि वो उसे कूट पाते उनकी नजरें भी दरवाजे पर खड़े इंसान पर पड़ी और उनकी आंखें भी बड़ी हो गई। सारे लोग आंखें फाड़े दरवाजे पर खड़े इंसान को देख रहे थे। अंश ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, ये सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं या आप दोनों को भी देख रहे हैं? रेहान ने पलकें झपकाते हुए कहा, नहीं भाई, दिख तो मुझे भी रहा है। मैं भी देख पा रहा हूँ, शिवा ने भी हैरानी से कहा। वहीं वो लड़का उन तीनों को अजीब नजरों से देख रहा था, क्योंकि तीनों ही अजीब ढंग से खड़े थे। उस लड़के ने अपना सिर झटका और कहा, मिस शिखा शर्मा, माफिया क्वीन यही है न? तीनों ने हाँ में सिर हिलाया तो उस लड़के ने अपनी बात पूरी करते हुए बोला, मैं सुतीश सिंह, मुझे क्वीन से मिलना है। सुतीश नाम सुनकर अंश याद करते हुए बोला, सुतीश सिंह, नाम सुना सुना सा लग रहा है। क्या आप थाईलैंड वाले सुतीश सिंह हो, वहाँ के डॉन?
सुतिश ने हमें सिर हिलाया तो तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर झट से सही से खड़े हो गए। शिवा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ, आओ अंदर बैठो, हम क्वीन को बुलाते हैं। सुतिश ने सिर हिलाया, फिर अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। सीड भी मुंह खोले हैरानी से उसे देख रहा था। वहीं तीनों लड़के हवा की तरह वहां से गायब हो गए थे। कुछ देर बाद हॉल में सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। रेहान और शिवा आलोक जी और मनदीप जी को ले आए थे। उन दोनों ने उन्हें सोफे पर बैठाया, फिर उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। अंश और शिवम सीढ़ियां उतर रहे थे। शिवम भी सुतीश को देख रहा था। अंश शिवा और रेहान के पास जाकर खड़ा हुआ कि उनके कानों में एक आवाज आई, वही इज सो हॉट। आवाज सुनकर तीनों लड़कों ने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि शिवी, मानवी और टिवंकल एक साथ खड़ी सुतीश को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उनके चेहरे पर की मुस्कान देखकर तीनों लड़के जल भूनकर राख होने लगे थे। सुतीश के होठों पर भी मुस्कान थी। वो सबको देख रहा था। कुछ सोचकर उसने मन में कहा, डेस्टिनी इसे ही कहते शायद। उसके कानों में कदमों की आवाज आई तो उसने सिर उठाकर सीढ़ियों पर देखा जहां से शिखा आ रही थी। उसे देखते हुए सुतीश खड़े हो गया था। शिखा एक टक बिना पलके झपकाए सुतीश को देख रही थी। वो आई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। इस वक्त पूरे हॉल में पिन ऑफ साइलेंस छाया हुआ था, पर इस खामोशी को तोड़ने के लिए उसी वक्त मोहिनी के साथ राजेश वहां आ गए। राजेश ने जैसे ही सुतीश को देखा वो हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए बोला, भूत, ये भूत है, ये तो बिल्कुल सूर्या की तरह दिखता है। मोहिनी उसे घूरते हुए बोली, तुम भूल रहे हो, भूत वो नहीं, हम दोनों हैं। और इसमें इतना शॉक्ड होने वाली क्या बात है? सारे लोग अपनी अधूरी कहानी पूरी करने आए हैं तो ये क्यों नहीं आता? राजेश ने अजीब तरह का मुंह बनाते हुए कहा, नहीं ठीक है ये आया, पर इसे इतना ज्यादा हैंडसम लगने की क्या जरूरत थी? देखो तो ये तो बॉस, छोटे बॉस से भी ज्यादा हैंडसम दिखता है, पर ये अचानक यहाँ क्यों और कैसे आ गया? और क्या इसे भी बॉस और सिस्टर की तरह अपना पुराना जन्म याद है? और ये मोहिनी ने दांत पीसते हुए कहा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारी बहू रानी है न, वो पूछेगी, पता करेगी, जानेगी। राजेश ने तिरछी नजर से उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। इधर सुतीश शिखा को देख रहा था। शिखा भी उसे ही देख रही थी। सुतीश बिल्कुल सूर्या की तरह दिख रहा था, इसलिए शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें या क्या करें। उसके मन में भी राजेश जी के जैसे कई सारे सवाल घूमने लगे थे। शिवम ने उसे देखा तो वो उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ लिया। शिखा ने सिर घुमाकर उसे देखा तो शिवम ने अपनी पलकें झपका दी। उसे ऐसा करते देखकर सुतीश की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। शिवम ने सुतीश को देखते हुए कहा, मिस्टर सिंह, नाउ यू कैन से व्हाई आर यू कमिंग हियर। सुतीश ने एक नज़र आसपास खड़े सारे लोगों को देखा, फिर शिखा से बोला, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? शिखा ने हमें सिर हिलाया तो सुतीश और वो गार्डन में चले गए। उनके जाने के बाद अंश ने ट्विंकल से कहा, जाने जहान, तुम उन्हें क्यों देख रही थी? वो तुमसे बड़े हैं। तो क्या हुआ? वो कितने हैंडसम और हॉट लग रहे थे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो मानवी ने भी उसका साथ देते हुए कहा, सही कहा तुमने, मैंने तो बस इनकी फोटोज देखी थी, पर रियल लाइफ में तो ये और भी ज्यादा, इनफैक्ट कई ज्यादा हॉट और चार्मिंग दिखते हैं। अंश और रेहान दोनों अपनी अपनी वाली को घूर कर देखने लगे थे। शिवा को अच्छा फील हो रहा था क्योंकि शिवी ने अब तक कुछ भी नहीं कहा था। उसने राहत की सांस ली ही कि शिवी ने कहा, ये पहले भी बहुत हैंडसम थे, पर इस बार तो इनका कोई जवाब ही नहीं है, या शायद मैंने ही पिछली बार इन पर ध्यान नहीं दिया था। कहते हुए वो याद करने लगी। शिवा का मुंह बन गया था। फिर उसने अपनी तारीफ करते हुए कहा, यहाँ सबसे ज्यादा हैंडसम मैं हूँ। रेहान ने झट से अपना कोट ठीक करते हुए कहा, और इसके बाद मैं। और इनके बाद में, वो भी इसलिए क्योंकि ये दोनों मुझसे बड़े हैं, वरना यहाँ पर मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं। अंश ने स्टाइल से अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा। तीनों लड़कियों ने उन तीनों को अजीब नजरों से देखा, फिर बिना कुछ कहे पलट कर चली गई। उनके जाते ही तीनों लड़कों ने मुंह बना लिया और एक दूसरे को देखने लगे। फिर
कुछ इशारा कर तेजी से गार्डन के तरफ भाग गए। शिखा और सतीश आमने सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं उनसे थोड़ी दूरी पर बाकी सारे जेंट्स छिपकर खड़े उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। इवन आज उनके साथ शिवम भी था। वो भी सबके साथ कान छाने उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। अंश ने उन्हें खामोश देखकर कहा, अरे यार, ये दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तब से बस एक दूसरे की शकल ही देखे जा रहे हैं। शिवा सतीश को गौर से देखते हुए बोला, क्या इसे भी मेरे और रिद्धि की तरह सब कुछ याद है? अगर हाँ तो ये इतने सालों बाद क्यों आया है? शिवम ने उसे घूरते हुए कहा, शट योर माउथ, मुझे उसकी बातें सुनने दो। शिवा ने आंखें छोटी करते हुए कहा, बिहेव योर सेल्फ, आई एम योर फादर। उसके कहते ही अंश जोर से हंस पड़ा। वो हंसते हुए बोला, व्हाट आई एम योर फादर? अपनी लाइन सुधारिए आप जीजा जी। आपको कहना चाहिए कि आई वॉज योर फादर। आप इनके पापा थे, पर अब तो आप इनके सोन इन लॉ बनने वाले हो। शिवा ने उसके सिर पर टपली मारते हुए कहा, तुम सिर्फ शरीर से बड़े हुए हो, दिमाग तुम्हारा वही है। इतने जोर से हंसने की क्या जरूरत थी? देखो, उन दोनों ने हमें देख लिया। अंश ने उसकी बात सुन शिखा और सतीश को देखा, जो उन्हें ही अजीब नजरों से देख रहे थे। उन्हें अपनी तरफ देखता देखकर अंश ने अपने दांत चमका दिए थे। शिखा ने सिर हिलाया और फिर सतीश से बोली, यू कैन से व्हाट यू वांट से टू मी। उसकी बात सुन सारे मर्द फटाक से मक्खियों की तरह उड़कर उनके पास आ गए। सबको जानना था कि सतीश आया क्यों है। सतीश ने एक सांस छोड़ते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड शुभी, उसे काल के लोगों ने किडनैप कर लिया है। मैंने पता लगाया तो जाना कि आप भी कई दिनों से काल पर नजर रखे हुए हैं। गर्लफ्रेंड मतलब इनकी गर्लफ्रेंड है, रेहान ने सोचते हुए कहा। तो रोहन ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अभे अभे इसने यही कहा था बेटा, और वो भी अच्छी हिंदी में कहा था। रेहान उसका ताना सुनकर चुप हो गया और उन्हें देखने लगा। शिखा अपने हाथ बांधते हुए बोली, तो इससे मेरा क्या कनेक्शन है? अगर आपकी गर्लफ्रेंड किडनैप हुई है तो इसमें मैं क्या करूं? सतीश उसका एटीट्यूड देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे काल के बारे में ज़्यादा नहीं पता, पर आई एम 100% श्योर आपको ज़रूर उसके बारे में सब कुछ पता है। आखिर आप क्वीन है, द शिखा शर्मा है, आपको अपने दुश्मनों के बारे में सारी खबर रहती है। शिखा ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहा, फोटो है गर्लफ्रेंड की? सतीश ने हाँ कहा और अपना फ़ोन निकालकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड शुभी की फोटोज दिखाने लगा। शिखा के साथ साथ बाकी सब ने भी शुभी की फोटो देखी और उन सब की आंखें बड़ी हो गई। सीड ने कहा, ये तो बिल्कुल शिवानी आंटी की तरह दिखती है। उसने ये बात धीरे से कही थी, जिसे सतीश के अलावा बाकी सब ने सुना था। शिखा ध्यान से शुभी की फोटो देख रही थी। शुभी के चेहरे पर अब भी वही मासूमियत थी और वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। शुभी की तस्वीर देखते ही शिखा के हाथ नीचे हो गए थे। शिवम ने उसे देखा तो उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। शिखा ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, ओक आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द ही आपकी गर्लफ्रेंड को ढूंढ निकालूंगी। सतीश ने सिर हिलाया, फिर कहा, इफ़ यू डोंट माइंड, पर जब तक आप मेरी शुभी को ढूंढ नहीं लेती तब तक के लिए क्या मैं यही रह सकता हूँ? एक्चुअली अगर हम एक जगह रहेंगे तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सो अंश ने झट से नमे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे घर में रूम्स खाली नहीं है, आई एम सॉरी, पर आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लीजिए। असल में उसे सतीश से इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। शिवा और रेहान जानते थे अगर सब कुछ देखा जाए तो वो शिवी और मानवी के नाना जी लगे, इसलिए उन दोनों का सतीश पर दिल आने का कोई चांस ही बनता था। पर ट्विंकल का तो सतीश से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, और आज जिस तरह वो उसे देख रही थी, बस उसे देखकर अंश को ऐसी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आने लगी थी। सतीश उसे ही देख रहा था। उसे अंश के मन की बात समझ आ गई थी। तभी अयान ने अंश का मुंह बंद करते हुए कहा, यू कैन स्टे हियर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंश फिर से कुछ कहने को हुआ कि अयान ने उसे घूर कर देखा। आरुष ने भी उसे शांत रहने का इशारा किया तो वो चुप रहा। पर अब उसे ट्विंकल को सतीश से दूर रखना था, वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। तीनों यंग लड़के सतीश को उसका कमरा दिखाने लगे और बाकी सब अपने अपने कमरे में लौट गए। शिखा कमरे में आते ही शिवम के गले लग गई थी। शिवम ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ रखा था।
उसने अब तक खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। शिखा का दिल वही सुतीश के लगकर उससे ढेर सारी शिकायत करने का कर रहा था, पर अफसोस वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो शांत खड़ी थी। दूसरी तरफ उसी हवेली में शुभी एक कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद उसकी पलकें हिली और वो आंखें खोलकर आसपास देखने लगी। उसे याद आया कि कल वो अचानक बेहोश हो गई थी। पहले तो वो पैनिक होने वाली थी, पर फिर उसने खुद को शांत किया और कुछ सोचने लगी। वो जैसे जैसे सोच रही थी उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो खुद को आज़ाद करने के लिए कसमसाने लगी थी कि उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो वो शांत हो गई। उसने आंखें बंद कर ली थी ताकि किडनैपर को लगे कि वो अब भी बेहोश है। दो आदमी वहां आए और उसे देखकर एक ने कहा, यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है, लगता है डे से संवर्ग से उतरकर कोई अप्सरा आई हो। दूसरे ने भी शुभी को देखते हुए कहा, सही कह रहा है तू, ये बहुत खूबसूरत है, पर अफसोस हम इसे सिर्फ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अगर काल को पता चल गया कि हमने इसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया है तो वो हमें बहुत बुरी मौत मरेगा। उसकी बात सुन उसके साथी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, पर इस लड़की को अब तक होश क्यों नहीं आया, अब तक तो इसे जाग जाना चाहिए था। तभी दोनों के कानों में काल की आवाज पड़ी, ये जाग चुकी है, बस बेहोश होने का नाटक कर रही है। दोनों ने पीछे पलट कर देखा। काल शुभी पर नजर गड़ाए उनके पास ही आ रहा था। उसकी बात सुन शुभी अंदर तक कांप उठी थी। उसने झट से अपनी आंखें खोली और काल को देखा। उसे देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। काल बहुत खतरनाक दिख रहा था। वो उसके पास आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया कि शुभी झट से पीछे खिसक गई। उसे पीछे होते देख काल ने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली, फिर वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, कब तक दूर रहोगी, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे पास आना ही है। शुभी को उसकी बात समझ नहीं आई। वो कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी तो काल ने कहा, तुम सोचने की तकलीफ मत उठाओ, मैं हूं न, मैं बताता हूँ। कल हमारी शादी है, उसके बाद हमारी सुहागरात और उसके बाद तुम्हारी मौत। शुभी उसकी बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह गई थी। काल 50 साल का आदमी दिख रहा था और कहा वो अभी सिर्फ 19 साल की ही थी। उसने अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो और उसके बाद मौत से क्या मतलब है तुम्हारा? जब मारना ही है तो अभी मार दो न, शादी करने के बाद क्यों मारोगे? काल मुस्कुराते हुए बोला, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मेरी बात सुना। मैंने शादी के बाद सुगैरात की भी बात कही। सुगैरात के पहले तुम्हारी जान नहीं ले सकता और शादी से पहले तुम्हें छू नहीं सकता, वरना अभी तुम। कहते हुए उसने शुभी को ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नजरों से देखा तो शुभी खुद में ही सिमटने लगी। काल ने उसे एक नज़र देखा, फिर खड़ा होकर जाते हुए बोला, खाना दो इसे और अपनी नजरें भी इस पर मत डालना, वरना अंजाम अच्छे से जानते हो तुम दोनों। दोनों आदमियों ने सिर हिलाया, फिर शुभी के लिए खाना लेने चले गए। उनके जाने के बाद शुभी ने खुद को देखा, फिर आसपास देखने लगी। वो इस वक्त एक कमरे में थी जहां अच्छी सफाई नहीं थी पर ठीक ठाक ही थी। उस कमरे में एक बेड भी था और कुछ जरूरी चीजें भी। वो अपना चेहरा घुटनों में छिपाते हुए बोली, सुतीश कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे मरने दोगे? मुझे बचाने नहीं आओगे? हवेली में सुतीश अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर शुभी और अपनी तस्वीर देख रहा था। वो उसकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोला, बहुत जल्द आऊंगा शुभी, बस थोड़ा इंतजार कर लो। इस बार तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और न ही मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। वो शुभी की तस्वीर को प्यार से देखने लगा कि बाहर से डोर नॉक करने की आवाज आई। आवाज सुन उसने लैपटॉप बंद किया, फिर डोर खोलने चला गया। उसने डोर खोला कि उसे दरवाजे पर खड़ी ट्विंकल दिखी जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। सुतीश ने भी उसे एक स्माइल पास की तो ट्विंकल ने कहा, लंच रेडी है, क्वीन ने आपको बुलाया है। सुतीश ने सिर हिलाया तो ट्विंकल जाने को पलट गई, पर तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दोनों की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उस हवा के झोंके ने अंश को भी साथ लाया था। अंश ने झट से ट्विंकल को अपने पीछे किया और सुतीश को देखते हुए थोड़ा सख्त बनते हुए कहा, ट्विंकल तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, न कि ऐसे मेहमानों से दोस्ती करनी चाहिए। सुतीश के होठों पर एक मुस्कान आ गई थी।
कुछ सोचकर उसने हाथ बांधते हुए कहा, ट्विंकल, वाओ सो क्यूट नेम, मिस ट्विंकल आई एम सुतिश, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? कहते हुए उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया तो ट्विंकल ने झट से हमें सिर हिलाया और उसके हाथ में अपना हाथ देने लगी, पर अंश ने झट से कहा, शी इज़ नॉट क्यूट, शी इज़ बेबी गर्ल, वेल आई एम अंश। कहते हुए उसने सुतिश के हाथ में अपना हाथ देना चाहा कि सुतीश ने अपना हाथ साइड करते हुए ट्विंकल के हाथों में अपना हाथ दिया और हैंडशेक करने लगा। उनके हाथों को देखकर अंश के तन बदन में आग लगने लगी थी। उसका चेहरा देखने लायक हो गया था। सुतिश ने एक नज़र उसे देखा, फिर ट्विंकल के बगल में आते हुए बोला, वैसे क्या की पढ़ाई कर रही है आप? ट्विंकल ने चलते हुए कहा, अभी तो मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूँ। इसी तरह दोनों नॉर्मली बातें करते हुए आगे बढ़ गए और अंश को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अंश उन्हें बस जाता देखता रह गया था, तभी उसे अपने पीछे से हंसने की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो कुछ दूरी पर शिवा और रेहान को खड़ा पाया। दोनों अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे। उन्हें हंसता देखकर अंश को समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उन दोनों ने जानबूझकर किया था। अंश ने उन्हें घूरते हुए मन में कहा, रुको, आप दोनों को तो मैं बताता हूँ, उसके बाद आप दोनों की शक्ल देखने लायक बन जाएगी। कहते हुए उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। प्रीति इस वक्त अपने कमरे में थी। उसने अपना फ़ोन निकाला, फिर गार्डन में जाने लगी। वो अपनी ही किसी गहरी सोच में डूबे हुए चली जा रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। अचानक खींचने से प्रीति खुद को संभाल नहीं पाई और उसके बाहों में चली गई। उसने सिर उठाकर देखा तो अपने सामने निशांत को खड़ा पाया। निशांत ने उसे अपनी बाहों में भरे दीवार से लगा रखा था। वो शरारत से बोला, आप किन ख्यालों में खोई हुई थी, कहीं मेरे बारे में तो नहीं सोच रही थी ना? प्रीति ने नमे सिर हिलाया, फिर अपनी नजरें चुराते हुए बोली, नहीं, मैं भला तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? निशांत उसकी बात पर सोचने का नाटक करते हुए बोला, अच्छा तो फिर आप इस साइड क्यों आए हैं? आपको इधर देखा तो मुझे लगा आप मुझसे मिलने आए हैं। प्रीति ने उसकी बात पर आसपास देखा तो वो हैरान रह गई। वो इस सर्वेंट क्वार्टर के पास खड़ी थी, जो कि गार्डन के लेफ्ट साइड बना हुआ था। वो अपने मन में खुद को डांटते हुए बोली, ये तू यहाँ कैसे आ गई? तू तो गार्डन में जा रही थी, लगता है इसके बारे में सोचते हुए राइट के जगह लेफ्ट मुड़ गई मैं। तभी निशांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। प्रीति ये देखकर घबरा गई और बोली, तुम मुझे इधर कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, अगर किसी दूसरे ने देख लिया तो। निशांत उसे एक कमरे में लेकर आया, फिर दरवाजे को बंद करते हुए बोला, डोंट वरी, आपके भाई और डैड इस वक्त यहाँ नहीं है और दोपहर का वक्त है, इसलिए सारे सर्वेंट अपने अपने काम में व्यस्त हैं। प्रीति ने इस पर कुछ नहीं कहा। वो कमरे को देखते हुए बोली, ये तुम्हारा कमरा है क्या? निशांत ने हमें सिर हिलाया और उसके पास जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। प्रीति ने भी उसे दूर नहीं किया। निशांत का करीब आना उसे सुकून देता था, इसलिए उसने भी खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। निशांत के होठ धीरे धीरे हरकत करने लगे थे। वो उसके गले पर किस करने लगा था। प्रीति ने एक तरफ सिर झुका लिया था, उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। निशांत धीरे धीरे उसमें खोने लगा। उसने उसकी ड्रेस की जिप खोली तो उसकी ड्रेस कंधे से सरक कर नीचे आ गई। निशांत ने हाथ बढ़ाकर उसके ड्रेस को और नीचे किया और उसके पूरे कंधे पर किस करने लगा। प्रीति उसकी बाहों में खड़ी आंखें बंद कर आहें भरने लगी थी। निशांत ने उसे झटके से अपनी तरफ घुमाया, फिर उसके चेहरे को देखने लगा। उसे कोई मोमेंट न करता महसूस कर प्रीति ने आंखें खोलकर उसे देखा। निशांत उसके ऊपर झुका हुआ था, पर वो शांत खड़ा था। प्रीति ने कुछ पल उसे देखा, फिर आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगी। निशांत के होठों पर मुस्कान आ गई थी। उसने कसकर उसकी कमर को पकड़ा और उसके किस में इन्वॉल्व हो गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां के बेड पर एक चादर में लिपटे हुए थे। दोनों के कपड़े बेड के आसपास पड़े हुए थे और उनकी तेज सांसें कमरे में शोर मचा रही थी। प्रीति भी निशांत का पूरा साथ दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। हवेली अंश के साथ साथ शिवा और रेहान का भी खाना उनके गले से नीचे उतर नहीं पा रहा था। उन तीनों की आंखें अपने सामने बैठे सुतीश पर थी।
असर में अंश ने जानबूझकर शिवी और मानवी को सुतीश के अगल बगल बैठाया था ताकि वो लोग बातें करें और उन्हें देखकर शिवा और रेहान जल भून कर कोयला हो जाए। पर इसके साथ ही ट्विंकल भी खींची चली गई थी और अब पूरे डाइनिंग टेबल पर उन चारों की हंसने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। सीड, रोहन और अयान को अपने बेटों पर बहुत हंसी आ रही थी। आलोक जी और मनदीप के चेहरे पर भी मुस्कान थी। वो दोनों भी सुतीश को देखकर पहले तो हैरान रह गए थे, पर उन्होंने भी ऊपर वाले की लीला को मान लिया था। थोड़ी देर बाद लंच खत्म हुआ तो सुतीश ने एक नज़र शिवा को देखकर लड़कियों से कहा, मुझे कुकिंग आती है, अगर आप तीनों चाहो तो मैं आपके लिए आपकी फेवरेट डिशेस बना सकता हूँ। तीनों लड़कियों ने झट से हाँ में सिर हिलाया तो सुतीश ने ओके कहा, फिर खड़ा होकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही तीनों लड़कियों के एक्सप्रेशन बदल गए और तीनों ही गुस्से से अपने अपने बंदे को घूरने लगी। उनके अचानक बदलते भाव को देखकर तीनों सकपका गए थे। उन्होंने अपनी अपनी आईब्रो उठाकर उनसे सवाल किया तो ट्विंकल ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, तुम न अंश जल जल कर भस्म हो जाओ। उन्हें देखा, उनकी बातें सुनी, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उनके फेवरेट डिशेज अपने हाथों से बनाते थे। अंश कंफ्यूज होकर बोला, तो इसमें मैं क्या करूं, मैं क्यों उनकी गर्लफ्रेंड को खाना बनाकर खिलाऊं? उसकी बात सुन ट्विंकल ने अपना सिर पीट लिया था। वो गुस्से से खड़ी हुई और अपना मुंह फेर कर चली गई। उसके बाद शिवी और मानवी भी खड़ी हो गई और जाने लगी कि शिवा और रेहान ने कहा, तुम दोनों को क्या हुआ? दोनों लड़कियों ने साथ में कहा, आज रात हमें आपके हाथ का खाना चाहिए, वरना भूल जाना हमें। क्या? दोनों लड़कों ने चिल्लाते हुए कहा तो दोनों लड़कियां ने हाँ में सिर हिलाया, फिर पलट कर चली गई। उनके जाने के बाद तीनों मासूम सी शकल बनाकर एक दूसरे को देखने लगे। शाम का वक्त, निशांत बेड पर बैठा प्रीति को किस कर रहा था। प्रीति ने उसे दूर करते हुए कहा, निशांत अब छोड़ो, भी शाम को गई है, मुझे जाना है। निशांत ने उसके होठों पर पिक देते हुए कहा, ठीक है जाइए, पर मैं रात को आऊंगा आपके कमरे में, मुझे आपको अपनी बाहों में भरकर सोना है। प्रीति ने सिर हिलाया, फिर अपने कपड़े पहनकर उसे बाय बोलकर अपने कमरे में जाने लगी। उसने जैसे ही अपने कमरे का डोर ओपन किया कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने पीछे पलटकर देखना चाहा, पर उससे पहले किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। रात का वक्त, हवेली, सारी लेडीज हॉल में बैठी हुई थी। सबको पता चल चुका था कि सुतीश के साथ शिवा, रेहान और अंश भी आज रात का डिनर रेडी करने वाले हैं। मीरा ने अयान को देखा और कहा, अयान जी आप भी जाए न, अंश ने आज तक मैगी भी नहीं बनाई है, वो कैसे ट्विंकल के लिए डिनर रेडी करेगा, आप जाकर उसकी थोड़ी हेल्प कर दीजिए न। अयान ने कुछ कहना चाहा कि टिया ने सीड से कहा, सीड आप भी जाकर शिवा की मदद कर दीजिए। सीड ने भी मना करना चाहा कि रीटा ने रोहन को ऑर्डर देते हुए कहा, रोहन तुम भी जाओ, बेचारा मेरा बेटा, वो जब अपनी होने वाली वाइफ के लिए डिनर बना सकता है तो तुम क्यों नहीं, जाओ और मेरे लिए कुछ अच्छा बनाना। और हाँ, पिछली बार जैसा सब्जी अलग और पानी अलग हुई न तो सारा खाना तुम्हारे मुंह में धूस दूंगी। अयान और सीड का तोहफा भी अच्छा था, पर बेचारा रोहन, उसे तो डायरेक्ट धमकी मिल चुकी थी। उसने बेचारगी से सिर हिलाया, फिर अयान और सीड के साथ खड़ा होने लगा। रीटा की धमकी सुनकर उन दोनों ने भी अपने शब्द अपने गले में ही रोक लिए थे। रोहन जाने को हुआ कि अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने सिंगल सोफे पर बैठे मनन को देखा, फिर खिड़की के पास खड़े अपने फोन को यूज करते हुए अवध को देखा। उन्हें देखकर उसके होठों पर एक बड़ी डेविल स्माइल आ गई थी। उसने छाया से कहा, छाया तुम्हें नहीं लगता जब सबके पार्टनर डिनर बना रहे हैं तो मनन को भी तुम्हारे लिए? कहते हुए उसने अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए और मनन को देखकर उसे अपनी बतिशी चमकाने लगा। मनन ने झट से छाया को देखा और नमे सिर हिलाने लगा, पर छाया ने नाराजगी जताई तो मजबूरन वो भी किचन में जाने के लिए खड़ा हो गया। वो जाने को हुआ कि रोहन ने उसे पकड़ते हुए कहा, हम सब जा रहे हैं तो उसे क्यों छोड़ दें। मनन ने भी अवध को देखा तो उसके होठों पर भी शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने हमें सिर हिलाया, फिर अवध को आवाज लगाई। अवध ने उन्हें देखा तो उसने कॉल कट किया और उनके पास चला गया। उसके आने पर रोहन ने कहा, अवध नैना जी कुछ कह रही है तुमसे। नैना ये सुनते ही शॉक्ड रह गई थी।
भला उसने कब कुछ कहा था? मनन ने झट से कहा, हम सब अपनी बीवियों के लिए डिनर बनाने जा रहे हैं तो हमने इन्हें कहा कि आप भी बहुत अच्छा खाना बनाते हो। जब नैना जी और रीटा आप दोनों की जिंदगी में नहीं आई थी तब आप ही अपना और रोहन का खाना बनाया करते थे। रोहन ने उसका साथ देते हुए कहा, इसलिए और आज तुम अपनी नैना जी को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओगे, पर यह है कि मान ही नहीं रही, इन्हें हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा। सारी लेडीज मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। अवध ने एक नज़र नैना को देखा, फिर सिर हिला दिया। वो रोहन और मनन को अच्छे से जानता था। उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि ये सारा किया धरा उन दोनों का है। अवध उनके साथ जाने को हुआ कि अयान ने उन्हें रोकते हुए कहा, जब हम सारे मेंस जा रहे हैं तो बड़े साले साहब को क्यों छोड़ रहे हैं, उन्हें भी ले चलते हैं न। सीड ने भी उसका साथ देते हुए कहा, और नहीं तो क्या, उसे बेबी के साथ रोमांस करने के अलावा और कोई काम तो वैसे भी नहीं है, चलो हम उसे भी ले चलते हैं। जरा फिर से कहना, क्या कहा तुमने? शिवम ने सीढ़ियों पर से उसे घूरते हुए कहा तो सीड ने भी कहा, वही कहा जो सच है, अब चलो हमें डिनर भी बनाना है। कहते हुए वो झट से किचन में भाग गया। शिवम के साथ शिखा भी थी। दोनों नीचे आ रहे थे। शिवम ने उससे कहा, बीवी मैं आज डिनर नहीं बनाने वाला, मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने का मूड नहीं है। शिखा उसके करीब जाते हुए बोली, अगर तुमने अच्छा डिनर बनाया तो मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दूंगी। शिवम उसकी बात सुन एक्साइटेड हो गया था। उसने झट से हाँ में सिर हिलाया तो शिखा उसे आई ब्लिंक करके नीचे सबके पास चली गई। शिवम भी रिटर्न गिफ्ट के लालच में झट से किचन में चला गया। वो किचन में आया तो उसने रेहान और अंश को देखा जो कटहल काटने के कश्मकश में लगे थे। दोनों ने एक चाकू उस बेचारे कटहल के बीचों बीच खोप रखा था और उसे पकड़कर कटहल को 2 भागों में बांटने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ ही अयान और रोहन भी खड़े थे जो हाथ बांधे अपने दोनों नमूनों को देख रहे थे। शिवम ने उन्हें देखकर सिर हिलाया, फिर उसने शिवा और सुतीश को देखा जो एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। शिवम उन्हें देखकर मन में बोला, ये दोनों संबंधी एक दूसरे को घूरने का कंपटीशन क्यों दे रहे हैं, ये हो क्या रहा है। उसने सिर झटका, फिर फ्रिज खोलकर सब्जियां निकालने लगा। तभी वहां राजेश और मोहिनी भी आ गए। राजेश सबको देखकर हैरान थे। मोहिनी ने एक नज़र शिवम को देखा, फिर वहां से गायब हो गई। वहां आदमी ही आदमी थे तो बेचारी अकेली औरत क्या करती। राजेश सुतीश और शिवा के पास जाकर उन्हें गौर से देखते हुए बोले, कहीं इस सूर्या को भी सब कुछ याद तो नहीं आ गया, पर ये कैसे हो सकता है, पर क्यों नहीं हो सकता। ऑफकोर्स होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी ज़रूर हो सकता है, पर ये दोनों एक दूसरे को इस तरह घूर क्यों रहे हैं। फिर इन्होंने रेहान को देखा और उसके पास जाकर बोले, वह मेरे पोते, काट काट, थोड़ी और ताकत लगा दे तो तुरंत कट जाएगा, बस हिम्मत मत हारना, काटो काटो। वो उसे चीयर अप करने लगे थे। फाइनली करीब 2 घंटे के बाद सबने कुछ न कुछ बनाया और डाइनिंग टेबल पर अपना बनाया खाना रखने लगे। सारी लेडीज पहले से ही अपनी अपनी चेयर पर बैठी थी। सारे आदमी अपनी अपनी पार्टनर के प्लेट में खाना परोस रहे थे। नैना ने अवध को देखकर उसे एक स्माइल पास की तो अवध भी धीरे से मुस्कुरा दिया। सुतीश एक जगह खड़ा सबको देख रहा था। अगर अभी उसके साथ सुबी होती तो वो भी उसे सबकी तरह प्यार से खाना परोसता। आलोक जी और मनदीप जी के साथ आरुष बैठा हुआ था। सब खुद में ही बिजी थे कि एक प्यारी सी आवाज उन सब के कानों में पड़ी, वाओ सो रोमांटिक। एक मधुर प्यारी आवाज सुनकर सबने एक साथ सिर घुमाकर देखा तो सब देखते रह गए। हॉल में एक लड़की ब्लैक नी लेंथ स्कर्ट और वाइट शर्ट पहने खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर लाइट मेकअप था। उसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे और उसके होठों पर एक मुस्कान थी। सुतीश ने उसे देखा तो कहा, मिस ऋचा आप यहाँ कैसे? मिस ऋचा सुतीश की मैनेज थी। वो 40 साल की थी, पर उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि वो 40 साल की है। वो बेहद हॉट और बोल्ड लड़की थी। सारे आदमी मुंह खोले उसे देखते रह गए थे। इवन सबके साथ शिवम और अवध की नजरें भी मिस ऋचा पर अटक गई थी। आलोक और मनदीप भी उसे देख रहे थे, पर सबकी नजरें उसके चेहरे पर न होकर कहीं और ही थी। तभी एक जोरदार आवाज आई और सबने सिर घुमाकर शिखा को देखा।
उसे देखते ही शिवम की सांसें अटक गई थी। उसे देखने के बाद सब ने अपनी अपनी पार्टनर को देखा, सबने अपना सिर पीट लिया। अवध भी नैना को देखकर खुद को कोसने लगा था। वही सुतीश के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर रही थी। उसने मिस ऋचा को देखा तो मिस ऋचा मुस्कुराए और एक फाइल टेबल पर रख कर धीरे से निकल गई। कुछ देर बाद वहां सिर्फ सारी औरतें ही बची थी। सब शांति से बैठी डिनर कर रही थी। वही सारे आदमी हवेली के बाहर खड़े खिड़की से उन्हें खाते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके कानों में पायल की आवाज आई तो सबने एक दूसरे को देखा, फिर वहां से निकलकर पायल की आवाज सुनने सॉरी पायल वाली को देखने चले गए। हवेली सारी लेडीज बैठी डिनर कर रही थी। मनदीप और आलोक जी सिर झुकाए चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। दोनों की बीवियां नहीं थी इसलिए दोनों बचे हुए थे। सुतीश भी चुपचाप सिर झुकाए अपना खाना खा रहा था, पर उसे बहुत हंसी आ रही थी इसलिए वो अपना मुंह दबाए हंस रहा था। ट्विंकल ने खाते हुए खिड़की के पास देखा जहां से कुछ देर पहले सारे आदमी उन्हें देख रहे थे। वहां किसी को न देखकर उसने कहा, ये सारे कहाँ गए, अभी तो यहीं थे। उसकी बात सुन सबने खिड़की के तरफ देखा। मानवी गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, कसम से अगर ये उस आंटी के पीछे गए होगा ना तो मैं इसकी जान ले लूंगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि रीटा भी वहीं बैठी हुई है। उसने उसे देखा तो रीटा ने कहा, तुम लो या मत लो बेटा, पर आज मुझसे बचेंगे नहीं ये दोनों बाप बेटे। मीरा ने नम आंखों से कहा, मुझे नहीं पता था कि अयान जी ऐसे होंगे, उस आंटी को कैसे घूर घूर कर देख रहे थे। आलोक जी ने उसकी बात सही करते हुए कहा, मीरा बेटा वो तुम्हारी आंटी थोड़ी थी, वो 35-36 से ज्यादा की नहीं होगी और तो और देखने में 30 साल से कम ही लग रही थी। क्यों है न मनदीप? मनदीप जी ने भी उसकी बात पर हामी भरी कि दोनों अपने सेंस में आए और वहां बैठी सारी औरतों को देखने लगे। सब उन दोनों को मुंह खोले देख रही थी। शिखा ने आंखें छोटी करते हुए कहा, कहीं तो फेरे करवा दूं मैं आप दोनों का। दोनों ने झट से नमे सिर हिलाया और उठकर खड़े होते हुए बोले, हम चलते हैं, हमें बहुत नींद आ रही है। कहकर दोनों वहां से निकल लिए। उनके जाने के बाद सुतीश को भी वहां रुकना सही नहीं लगा इसलिए वो भी उठकर निकल लिया। बाहर सारे आदमी खड़े एक औरत को देख रहे थे। वो औरत करीब 70 साल की बुजुर्ग महिला थी। वो वहीं हवेली में काम किया करती थी। फिलहाल वो गार्डन में कुछ ढूंढ रही थी। उस पायल की आवाज उनके पैरों से ही आई थी। उन्हें परेशान देखकर अंश ने कहा, काकी आप इतनी रात को क्या ढूंढ रही हो? उस महिला ने कहा, मेरी चांदी की पायल खो गई है बेटा, वही ढूंढ रही हूँ, पर मिल नहीं रही है। अयान ने उन्हें परेशान देखकर कहा, आप कल सुबह ढूंढ लेना काकी, अभी रात बहुत हो चुकी है, आपको अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। उस महिला ने उसे देखते हुए कहा, कल नहीं ढूंढ सकती बेटा, 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन है, मुझे गांव जाना है, पोते की शादी है, पर पायल के बिना कैसे जाओ? आरुष अपना दिमाग चलाते हुए बोला, तो आप नई ले लेना और जब आप वापस आएगी तब तक हम इसे ढूंढ कर रखेंगे। काकी मुस्कुराते हुए बोली, इस पायल को मेरे पति ने हमारी शादी के वक्त दिया था, उस वक्त से आज तक मैंने कभी इसे पैरों से नहीं उतारा। मैं जब भी यहाँ से घर जाती हूँ वो सब पहले मेरी पायल देखा करते हैं। इसे देखकर उन्हें तसल्ली होती है कि मैं यहाँ अच्छे से हूँ और मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनकी बात सुन सबके होठों पर मुस्कान आ गई थी। मोहिनी और राजेश जी यहीं थे। मोहिनी ने कहा, मैं जा रही हूँ। राजेश जी ने उनके बातों पर कहा, क्यों, मुझे भी जाना है, मैं अकेला यहाँ रुककर क्या करूँगा? मोहिनी ने चिढ़ते हुए कहा, तो मेरे साथ आकर क्या करोगे? राजेश ने उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, करने को तो मैं बहुत कुछ कर लूँ, पर आप करने दे तब न। मोहिनी ने उसकी बात नहीं सुनी थी। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अगर जाना है तो चलो वरना यहीं रहो। राजेश ने झट से सिर हिलाया और दोनों वहां से गायब हो गए। थोड़ी देर बाद सारी औरतें उन्हें ढूंढते हुए गार्डन में चली आई। जब उन्होंने गार्डन में उन सारे आदमियों को देखा तो सब कंफ्यूज हो गई। ट्विंकल ने आवाज लगाई, आप सब वहां क्या कर रहे हैं? अंश ने बेंच पर बैठी काकी के तरफ इशारा करते हुए कहा, इनका पायल ढूंढ रहे हैं हम सब, पर मिल ही नहीं रहा है।
उसके कहने पर सबने बेंच को देखा। काकी की पीठ उनके तरफ थी। उनकी हाइट बहुत अच्छी थी और वो पलती दुबली सी थी। उन्होंने घाघरा चोली के साथ लाल रंग का दुपट्टा लिया हुआ था जो कि उनके सिर पर था। पीछे से देखने पर वो किसी यंग लड़की की तरह दिखाई दे रही थी। सारी लेडीज आंखें छोटी कर एक बार फिर से अपने अपने पतियों को घूरने लगी थी। नैना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अवध जी को कब से दूसरों की फिक्र होने लगी। पहले तो उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता था, शादी से पहले तो ये मेरी तरफ देखा भी नहीं करते थे। कहते हुए उसने उस दिन को याद किया जब कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के कहने पर उसने इसी तरह अपनी पायल खोने का नाटक किया था। पर अवध तो अवध था, उसने इसे बस एक नज़र देखा और आगे बढ़ गया था। मीरा भी उस दिन को याद करते हुए बोली, सही कहा तुमने नैना, अवध जी सबके साथ बदल गए और अयान जी भी। कहते हुए उसकी आवाज़ रुहासी हो गई। शिखा की नीली आंखें आग उगलने को तैयार थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया कि उसे और बाकी सबको आरुष की आवाज़ सुनाई दी। आरुष हाथ में पायल उठाए चिल्ला रहा था, मिल गया पायल मुझे काकी। जब सबने उसके मुंह से काकी सुना तो सब कंफ्यूज हो गई। तभी काकी भी बेंच से उठकर उसके पास जाते हुए बोली, मिल गया मेरा पायल, धन्यवाद बेटा, आप सबने मेरी पायल ढूंढ दी वरना मैं सारी रात ढूंढते ही रह जाती। अब जाकर सारी लड़कियों ने उनका चेहरा देखा था। सबको खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। वो सब फालतू में अपने अपने पतियों को कूटने का प्लान बना रही थी। आरुष आया और उनके पैरों के पास बैठकर उनके पैर में पायल पहना दिया। काकी ने सबको एक बार फिर से धन्यवाद दिया और अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद सब हवेली के अंदर जाने को हुए कि सबको अपनी अपनी बीवी वही दिख गई। उन्हें देखकर उन सबको उनका गुस्सा याद आया तो सब एक दूसरे को देखने लगे। हवेली, शिखा दनदनाते हुए अपने कमरे में आई। उसके पीछे पीछे शिवम भी चला आया था। वो उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, सुनो ना बीवी, एक बार बात तो सुनो यार मेरी। शिखा वॉशरूम में जाती हुई बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जाओ यहाँ से। कहते हुए उसने दरवाजा बंद करना चाहा कि शिवम ने दरवाजे पर हाथ रख दिया। शिखा ने उसके हाथ को देखा तो कहा, अब क्या साथ में नहाने आओगे तुम? शिवम मुस्कुराते हुए बोला, आइडिया अच्छा है, चलो साथ में नहा लेते हैं। कहते हुए वो वॉशरूम के अंदर गया और दरवाजे को बंद कर दिया। दूसरी तरफ शिवा भी शिवी को मनाने की कोशिश कर रहा था। शिवी ने उसके सीने पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे बात नहीं करनी आपसे, आप बहुत बुरे हो। आप किस तरह से उस आंटी को देख रहे थे? शिवा ने उसे देखा, फिर अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, आह रिद्धि, तुम्हारा हाथ है या हथौड़ा? लगता है क्वीन ने तुम्हारी कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस करवा दी है। कितनी जोर से मारा तुमने? आह मुझे दर्द हो रहा है। शिवी अपने छोटे छोटे हाथ देखते हुए बोली, इतनी जोर की नहीं लगी होगी शिव, मैंने इतनी जोर की नहीं मारा, लाइए दिखाए कहाँ लगी है आपको। कहते हुए शिवी ने हाथ आगे बढ़ाए तो शिवा पीछे होते हुए बोला, ओ गॉड शिवी, तुम तो बल्ब की रोशनी में मेरी इज्जत पर हाथ डाल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे किसी आदमी के इज्जत पर हाथ डालते हुए? शिवी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, ज्यादा बनिए मत आप बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं करते हैं। शिवा मुस्कुराते हुए बोला, एक्टिंग का नहीं पता पर मैं कुछ और बहुत अच्छा करता हूँ, तुम कहो तो मैं करके दिखाऊं। उसकी बात सुन शिवी ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली थी। शिवा उसे देख मुस्कुरा दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मीरा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। बेचारा अयान का हाल बेहाल हो चुका था। उसने कितनी कोशिश की थी उसे चुप करवाने की, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। मीरा ने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं अयान जी। मुझे नहीं पता था कि आपको उस जैसी एंटियों में इंटरेस्ट है। अयान से उसकी क्यूटनेस देखकर खुद पर काबू नहीं हुआ और उसने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसके अचानक ऐसा करने से मीरा फ्रिज हो गई थी, इसलिए उसका रोना भी बंद हो गया था। कुछ पल बाद अयान उससे दूर होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे बस तुम में इंटरेस्ट है, और कितना इंटरेस्ट है चलो बताता हूँ। कहते हुए वो एक बार फिर से उसके ऊपर झुकते चला गया। मीरा की तरह ही नैना के भी आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। नैना दुपट्टे से अपने आंसू पोंछते हुए बोली,
इसलिए आप शादी नहीं कर रहे थे। अब समझी मैं, आपको उस जैसी लड़की पसंद है जो छोटे कपड़े पहनती हो, और मैं तो बस सलवार सूट पहना करती हूँ। अवध के होठों पर मुस्कान छाई हुई थी। वो पहली बार नैना को ऐसे रोते हुए देख रहा था। उसे लगता था नैना एक मैच्योर लड़की है, पर आज उसे पता चला कि नैना के अंदर भी एक छोटी बच्ची अब तक जिंदा है। वो नैना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, नैना जी, आपको कुछ भी ऐसा वैसा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे सूट वाली लड़कियां ही पसंद। और आप, कहते हुए उसने उसके आंसू पोंछे और कहा, और आप तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर पसंद नहीं होती तो सच कहता हूँ, मैं कभी भी किसी झूठ मूठ के रिश्ते में नहीं बंधता। मुझे आप पसंद आए, आपकी सादगी पसंद आई, इसलिए मैंने आपसे शादी की। सच्ची? नैना ने कहा तो अवध ने सिर हिलाते हुए कहा, मूची अब प्लीज चुप हो जाइए। नैना ने सिर हिलाया और अपनी आंखें साफ करने लगी कि अवध ने उसे झट से अपनी गोद में उठा लिया। नैना ने उसे देखा, उसकी आंखों में उतर आए एहसास को देखकर शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। अवध ने उसे देख मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसे लेकर बेड पर चला गया। प्यार अच्छे अच्छों का गुस्सा शांत कर देता है, और इसी बात का फायदा रोहन उठा रहा था। वो रीटा को अपनी बाहों में पकड़े उसके गले पर किस करते हुए बोला, रीटा, अब से मैं किसी और को नहीं देखूंगा। मतलब तुम पहले किसी और को देखते थे? कहते हुए वो पलट गई और गुस्से से रोहन को देखने लगी। रोहन ने झट से कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं अब अपने ऑफिस में भी किसी फीमेल एम्प्लॉय को भी नहीं देखूंगा। तुम तो जानती हो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा और तुम्हें प्यार किया है। यही तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना। कहते हुए रीटा ने हाथ ऊपर उठाया तो रोहन उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, इसकी कभी कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आई एम ऑलवेज लुकिंग यू, ओनली यू माई वाइफी। रीटा ने सिर हिलाया, फिर उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, तो चले थोड़ी बैड एक्सरसाइज करने। उसकी बात सुन रोहन के कान लाल हो गए। उसने मन में कहा, बताओ, इसका बेटा बाप बनने की उम्र में है, ये खुद दादी बनने की उम्र में है, और इसे अब भी रोमांस करना है। रीटा ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, ओह हेलो। रोहन कहाँ खो गए? रोहन ने नमे सिर हिलाया, फिर उसके कमर पर हाथ रख दिए और कुछ ही पल में दोनों एक दूसरे में खोने लगे। प्यार का जादू छाया पर भी काम कर रहा था। मनन ने उसे बहुत आसानी से मना लिया था। दोनों इस वक्त एक दूसरे में डूब चुके थे। टिया और सीड का भी यही हाल था। सीड ने भी पल भर में टिया की नाराजगी दूर कर दी थी और उसके प्यार में खो गया था। रेहान भी रोहन का ही बेटा था और उसकी मानवी उसकी मां के जैसी ही थी। वो भी जानता था रीटा की तरह मानवी को मनाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने भी सबकी निंजा टेक्निक अपनाई और मानवी को प्यार करने लगा। मानवी उससे दूर होते हुए बोली, तुम बहुत शातिर हो, जानते हो तुम्हारे छूने से ही मैं शांत हो जाती हूँ, इसलिए आते ही मुझे किस करने लगे न। रेहान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें देखकर तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाता, दिल कहता है बस तुम्हें प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं। मानवी ने कहा, बस करो, इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। रेहान ने इस पर कहा, ठीक है, पर मुझे किसकी जरूरत है, एक लौंग किसकी? मानवी ने सिर हिलाया तो रेहान ने झट से उसके होठों को अपने होठों से उलझा लिया। जहाँ सारे बड़े प्यार में गोते लगाने लगे थे, वहीं बेचारा अंश का हाल बेहाल हो चुका था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, पर ट्विंकल ने उसके सामने शर्त रखी थी कि वो तभी उसे माफ करेगी जब वो आज की रात भूखा रहेगा। अंश ने पानी का बहाना बनाया और किचन में चला गया। किचन में आते ही उसकी नज़र आरुष पर पड़ी। आरुष बहुत मजे से आइसक्रीम खा रहा था। उसे खाता देख अंश के मुंह में पानी आने लगा था। आरुष ने उसे देखा तो कहा, भूख लगी है तो जाओ खा लो खाना, फ्रिज में रखा है सब। अंश ने फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए कहा, नहीं, ट्विंकल ने माफी के तौर पर डिनर करने से मना किया है। आपका अच्छा है, छोटी माँ नहीं है तो आप पूरे मजे ले रहे हों, पर डोंट वरी, मैं उन्हें कॉल कर सब कुछ बता दूंगा। आरुष ने झट से कहा, मुझे पीटते देखकर मजा आएगा क्या, जो तुम इमली को बताने की बात कह रहे हो, और वैसे भी सारी लड़कियों की नाराजगी कब की दूर हो चुकी हूँ। तुम भी ट्विंकल को बनाओ तो मान जाएगी, पर उससे पहले कुछ खा लो, यहाँ मैं और तुम ही है, उसे पता नहीं चलेगा। अंश पानी पीते हुए बोला, नहीं रहने दीजिए, जब वो कहेगी तभी खाऊंगा।
वो पीछे पलटा तो उसकी नज़र ट्विंकल पर गई। आरुष ने उसे देखा तो वो अपनी आइसक्रीम लेकर वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद ट्विंकल आई और फ्रिज से खाना निकालते हुए बोली, मैं खाना गर्म कर देती हूँ, तुम खा लो, क्योंकि भूखे पेट तो तुम्हें नींद आएगी नहीं। अंश ने मुस्कुराते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। वो प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी हो मेरी जानेन जहान, अपने होने वाले पति के लिए फिक्र करती हो। हाँ। ट्विंकल ने बस सिर हिला दिया और उसके लिए खाना गर्म करने लगी। निशांत सबके सोने का इंतजार कर रहा था। जब उसे विला की सारी लाइट बंद दिखी तो वो समझ गया कि सारे लोग सो गए। वो धीमे कदमों से विला के अंदर आया और प्रीति के कमरे में जाने लगा। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.